ओके, लास्ट क्लास के बाद जहां हमने करंट के बारे में बेसिक थिंग्स पढ़े थे, आज हम आते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट के ऊपर जो हमारा क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आपका पुराना साथी बोलने में अच्छा है। ओम्स लॉ इसके अंदर क्या है, सी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन जो लोग सभी बात होगी, जो क्या है तू बताएगा मुझे फटाफट। ओम्स लॉ एक मिनट स्टेट्स दैट द करंट flowing the conductor to a conductor is directly proportional potential directly proportional to the potential difference across I is proportional to the constant temperature at constant temperature. So V is equal to हमने ये क्या था 40 आगे लिखिए इसके बाद फिर R जो आपका क्या है रेजिस्टेंस है, जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R, उसको हम क्या बोलते हैं इस केस में रेजिस्टेंस। ठीक है, उतारिए इसको, क्लियर है। नोट डाउन कीजिए इसे, जो वीडियो देख रहे हो पोस्ट कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे रब कराओ। ठीक है, अगर मुझे ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना हो V और I का, तो कैसे बनेगा आप एक चीज देखिए, I प्रोपोर्शनल टू V, यानी V में चेंज करने से क्या बन रहा है I। याद रखिएगा इस बात को, आपकी क्लासरूम के अंदर क्लास 12 के अंदर एक प्रैक्टिकल है टू वेरीफाई द ओम्स लॉ यूजिंग 2 और 3 वायर्स। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, बोर्ड का जो आपके प्रैक्टिकल्स है ना, 8 प्रैक्टिकल्स है, 4 सेक्शन A से 4 सेक्शन B में से, उसमें से एक प्रैक्टिकल ये है टू वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग 2 और 3 वायर्स। तो यूजुअली मैंने टीचर्स को देखा है वो 2 वायर्स में करवाते हैं, 3 वायर्स की झंझट कोई लेता नहीं है, 2 वायर्स में कराते हैं। उसके अंदर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा जितनी भी आपकी आइडियल्स बुक दे रखी है, लैब मैनुअल्स अवेलेबल है, ठीक है, उसमें ग्राफ I किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, V पे। तो V कहां जाएगा, V पे I डिपेंड कर रहा है, यानी I की वैल्यू कहां से निकल रही है, V से। जिसकी वैल्यू निकल रही होगी वो X पे जाता है, Y पे जाता है, Y पे। जो जिससे वैल्यू निकल रही होती है जिस चीज से, वो कहा जाता है X पे। तो जो ग्राफ आपके पास अवेलेबल रहेगा, आपके लिए बनाने के लिए रहेगा, वो कुछ ऐसा है। याद रखिएगा इस बात को, इधर आपके पास V है और इधर आपके पास क्या है I, और ये आपका क्या है प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। बता सकते हैं इस ग्राफ को। इसके बाद काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं, बुक्स के अंदर कुछ जो है एडिशनल बुक्स के अंदर यहां P है यहां I है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन जो आइडियली है वो ये है। क्लियर, बता सकते हैं इसे। बात हो गई राजन, ईशान, पीयूष, साक्षी, शिवानी, ये भी बड़े बड़े नाम देते हैं। आगे लिखिए, अब हम लिख रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में, जो क्या है हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहां पे लिखिए, it is a property of a material to oppose to of current। एक डेफिनेशन ये, एक में लास्ट टाइम लिखा है, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे चाहो तो लिख सकते हो। रेजिस्टेंस क्या है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस सिर्फ मटेरियल, ये रेजिस्टेंस सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई भी मटेरियल है जब उसमें से करंट फ्लो करता है, या तो मटेरियल करंट को फ्लो करा देता है या नहीं कराता है, अगर करा दे तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जो आइडियल से आइडियल कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या होता है अपना रेजिस्टेंस।
कुछ ना कुछ तो करंट के फ्लो को अपोज करेगा ही करेगा। क्लियर? आगे देखिए, आर को लिखा जाता है रो एल अपॉन ए। इसका हम प्रूफ देखेंगे जब हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। अभी ठीक इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ देखेंगे। हियर R is independent of V and I। वैसे फॉर्मूला क्या है हमारे पास P is equal to, अब देखने में क्या लगता है कि R किस पर डिपेंड कर रहा है, V पर भी डिपेंड कर रहा है, I पर भी। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आपके पास यहाँ पे फिजिक्स में तीन ऐसे डिवाइसेस है, कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर और एक और बताता चौथा डायोड। ठीक है, तो कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर ये ऐसे डिवाइसेस है जो फॉर्मूले में से देखने में कैसे लगता है कि इस पर डिपेंड कर रहे हैं पी और, मगर करते ये डिपेंड किस पे करते हैं, ज्योमेट्री पे और मटेरियल्स पे। तो ये लिखेगा है आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी एंड आई बट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री एंड material here Darius को quick sapiens इधर जो दो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ ये स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटिव बताओ पहले इसको दारी। ओके या तो बता लिया आपने। अब इस पे थोड़ा सा और देखिए, क्या जो हमारा रजिस्टर होता है उसको हम, क्योंकि ये चैप्टर किसका है, ये टॉपिक इसका तो है करंट का, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल का भी है। तो प्रैक्टिकल में भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम और प्रैक्टिकल दे रखा है आपको, और एक प्रैक्टिकल आपका लगभग 7 से 8 नंबर का होगा। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से भी देखने में से कि प्रैक्टिकल को करना क्या है। सबसे पहले रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है रजिस्टर। ये कैसा रजिस्टर है आपका, वेरिएबल रजिस्टर, जिसे हम गुड क्या कहते हैं हम तो स्टार्टिंग स्टेप। क्लियर? और ये आपके पास क्या है, नॉर्मल रजिस्टर। क्लियर? ठीक है, क्लियर? रब तो से ये बता लीजिए इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये स्टैटिक का रजिस्टर ही होता है, बस उसकी खासियत क्या होती है, आप उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। रब करूं यस करूं, अच्छा ऐसा यूनिट क्या होगी रजिस्टर की, क्या चीज क्या होगी, इसमें जो फर्क क्या है। ओके प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं इसका, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक आयरन का पीस या एक प्लास्टिक का पीस, ठीक है क्लियर। अगर इस प्लास्टिक के पीस को ध्यान से समझना बेटा, पंखा है, पंखे में एक बार बोर्ड से आ रहा है, एक बार पंखे का दोनों को जोड़ देता हूं तो पंखे में करंट आ जाता है। अगर मैं इसके बीच में से लगा दूं, ठीक है, पंखे में करंट पास करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मटेरियल किसका है, प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक के कंडक्टर में क्या है, इंसुलेटर। चलो इसको हटाता हूं और मैं एक गंदा कंडक्टर यूज करता हूं, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं, थोड़ा बेकार सा कंडक्टर यूज करता हूं, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज कंपैरेटिवली बैड कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर अच्छा होता है, आपने देखा होगा घर वाले जब सामान लेने जाते हैं तो बोलते हैं कॉपर का सामान है कि नहीं है, कॉपर की कांटी है या नहीं है, ये बोलते हैं। तो अब मैंने क्या लगा दिया, एल्युमिनियम लगा दिया, कॉपर की वायर आ रही है बोर्ड में से, कॉपर की वायर है फैन में से, बीच में से मगर छोड़ने के लिए क्या लगा दिया उसमें, एल्युमिनियम होने से करंट का फ्लो ज्यादा होगा या कम, क्योंकि एल्युमिनियम बैड कंडक्टर से कम हो जाएगा। अगर
अब मुझे करंट के फ्लो को बढ़ाना हो तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें से? अब फिर से क्या लगाना पड़ेगा? कॉपर का वायर। पंगा है। अब एक काम करते हैं, तुमने एक चीज देखी होगी, फैंस के अंदर एक रेगुलेटर होता है। मैं अगर एक रेगुलेटर लगा दूं, मुझे पंखे की स्पीड को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं रेगुलेटर से अगर पंखे की स्पीड को बढ़ाना चाहूं तो रेगुलेटर को फुल पे कर देता हूं, यानी करंट सारा का सारा क्या जाए दो? पास जाए दो। रेगुलेटर को बढ़ा देता हूं, करंट अब ज्यादा पास होगा कम पास होगा, यानी क्या बढ़ गया उसका? तो जो ऐसा वाला रेजिस्टेंस होता है ना, जो अपने आप को बढ़ा भी सके, और उससे हम क्या बोलते हैं? या रियोस्टेट तो प्रॉपर एक डिवाइस है, एक्चुअली इसका नाम ये होता है वेरिएबल रियोस्टेट। हमारा डिवाइस है, देखा होगा आप लोगों ने कई बार, कुछ ऐसा डिवाइस होता है रियोस्टेट का, इसमें बहुत सारी वायर्स लगी हुई है। कुछ दिनों में जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल होगा आप देख लोगे। क्लियर? इसे रखता हूं नंदन, क्लियर? नहीं क्लियर? अच्छा V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? V की यूनिट, V की यूनिट, I की, तो R की एक यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? वोल्ट पर एम्पीयर। या दूसरी यूनिट आपको तो पता ही ऑलरेडी क्या आपकी, दोनों याद रखिएगा। क्यों? कभी कभी मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको एक क्वांटिटी दी जाती है और चार अलग अलग यूनिट दी होती है, बस पता उसमें ये नहीं होगा, ओम नहीं दिया होगा, बल्कि उसमें क्या दिया होगा? वोल्ट पर एम्पीयर। क्लियर? बताइए इसको। हम थ्योरी का और प्रैक्टिकल का दोनों का पर्सपेक्टिव देखें इसके। रब करूं? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपका पहला प्रैक्टिकल भी है लास्ट मंथ का जो भैया है ना, ये टॉपिक पहला प्रैक्टिकल भी आपका, तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो। क्लियर? इसे परफॉर्म कैसे करना है वो देख लीजिए, आपकी क्लास में होगा कैसे। मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कराऊं, मे बी एक आधे वीक के अंदर इसे परफॉर्म भी कर लेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महंगा पैटर्न नहीं आता, सबसे पहले आता है इसे। रख दो इसे, रख दो बच्चे। अभी लिखिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सिर्फ लिखिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किसका? ये रेजिस्टेंस निकालेगा। किसका ये? सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से करते हैं। रेजिस्टर को एमीटर के साथ हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। अब एमीटर देखते हो क्या होता है। डिफरेंट किससे होता है ये? एसी। इन भाई साहब का काम क्या है? किसको मेजर करना? दूसरा हमारे पास क्या होता है? रिप्रेजेंट किसे कहते हैं? इसका नाम, इसका काम क्या है? वोल्टेज नाम का, या मैं क्या बोलूं? आप एक चीज समझिए, मुझे आर निकालने के लिए किसकी जरूरत थी? V किससे मिल जाएगा? I। अगर मुझे दोनों मिल गए तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। और आपका पहला प्रैक्टिकल है, जो पहले प्रैक्टिकल का एम ही यही है, टू वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग 2 और 3 वायर्स। क्लियर? ये आपका पहला प्रैक्टिकल है। करना क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? बैटरी सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस एंड माइनस। इन बैटरी सोर्स को आमतौर पे इन पे ये लिखा होता है, ये क्या होता है? बैटरी एलिमेंट। और ये कैसे सोर्स होते हैं बैटरी के? बैटरी के
वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेड कैसे होता है? फिर अगली चीज मटेरियल रिक्वायर्ड है ये। अगली चीज जो आपके चाहिए वो क्या है? एक आपको चाहिए एमीटर और एक आपको चाहिए वोल्टमीटर। अब ये ऑप्शनल के लिए आप एक की भी लिख सकते हैं। क्या सकते हैं? की जानते हो क्या होता है? नॉर्मल की क्या चीज? हाँ चालू की। की का मतलब यहाँ पे क्या होता है? की से आप करंट को कनेक्ट भी करते हो, निकाल दोगे तो करंट हट भी जाएगा। अब ये काम करते हैं कि कईयों को नहीं पता है तो मैं की हटा देता हूँ। की ऑप्शन होती है, करना चाहता हूँ तो निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस के लिए आप एक सिंपल बात ले लो, यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, याद है ना? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? अब देखिए प्रैक्टिकल परफॉर्म होता कैसे। सबसे पहले आपको वायर मिल जाएगी, कॉपर की वायर। टीचर उसे ऑलरेडी काट के देता है क्योंकि टीचर को भरोसा है आप बहुत अच्छे बच्चों, काट के 100-200 में वायर मुझे रख लोगे घर ले जाने के लिए, चेक करने के लिए। सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव एंड से आपने कनेक्ट किया अपने एमीटर से। सो कनेक्ट किया एमीटर। एमीटर में दो पॉइंट होते हैं, प्लस एंड माइनस, ब्लैक और रेड, ठीक है? दो पॉइंट्स होते हैं, प्लस और माइनस है, ब्लैक और रेड, ठीक है? ब्लैक और रेड या प्लस या माइनस। अच्छा, ब्लैक वाला रिप्रेजेंट करता है माइनस को, रेड वाला रिप्रेजेंट करता है प्लस को। फिर अब एमीटर के एक एंड को बेटा आपने किससे कनेक्ट किया? क्योंकि एमीटर रजिस्टर में हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। और ये कनेक्शन कैसा है बच्चे? फिर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना, इसको उठा के कहां लगा दो? अब इसके बाद यहां कनेक्ट करो अपने किसको? वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट होता है? फिर मैं जैसे ही सर्किट ऑन करूंगा, इसमें कमी है, बताओ क्या? मैं जैसे ही सर्किट ऑन करूंगा, ठीक है, इसमें कुछ रीडिंग आ जाएगी और इसके साथ साथ इसकी रीडिंग लिखूंगा मैं। रीडिंग समझते हो? एक जो इसका जो आपका एरो है वो किसी पॉइंट पे आके रुक जाए। इसकी रीडिंग उठाऊंगा, इसकी रीडिंग उठाऊंगा, V अपॉन I करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। ये तो हो गया थ्योरी के हिसाब से। प्रॉब्लम क्या है? आप चालू करोगे, अगर बैटरी 2 वोल्ट की है तो इसमें 2 वोल्ट आएगा और इसमें जो भी करंट आना होगा वो आएगा, बस खत्म। मगर एक्सपेरिमेंट में तो 5 रीडिंग नहीं पड़ती है। एक्सपेरिमेंट में कितनी रीडिंग देनी पड़ती है? ये तो एक रीडिंग देगा ना, क्यों? कुछ आने लगा ना, कुछ नहीं आएगा। इसको चालू करोगे 2 वोल्ट का है, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें कुछ आ जाएगा। अलग अलग रीडिंग आए, इसीलिए हम इसमें क्या लगाते हैं? क्या नाम है इसका? इससे क्या करते हैं हम? करंट की वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है? जैसे पहले मान लो 2 एम्पीयर करंट आता तो घटा के कितना कर दिया उसको? अगर करंट घट जाएगा, अगर करंट घट जाएगा तो और क्या घट जाएगा? 1 को कर दिया 0.5 तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा फिर से? 0.5। सेम नहीं होगा, घट जाएगा, ठीक है? सेम नहीं होगा। अगर करंट घटेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा? घटेगा। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 5 रीडिंग्स आ जाती है। बेटा सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम अकेले 8 नंबर के टॉपिक के अंदर 2 नंबर का। जब सीबीएसई की शीट चेक होती है प्रैक्टिकल वाली, बता दीजिएगा बताना चाहे तो आप, बाकी आप इसको दे देते हैं। अच्छा प्रैक्टिकल काफी बहुत बच्चों को मिलता है, इजी जाता है, जल्दी फटाक से जाता है। डिपेंड करता है कैसे होगा। लेफ्ट होम सेपियंस
चल जाएगा बोलो इसे उतार लिया उतारा कोई भी उतारो बराबर ये सो दाने की तरफ इसको डायग्राम सबका उतर गया बेटा मेरा करो डायग्राम आगे बस देखो टॉपिक लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस अब मैंने बोला रेजिस्टेंस तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता किसके ऊपर V और I के ऊपर तो किसी पे तो करता होगा वो डिपेंड किस पे करता है ज्योमेट्री पे और मटेरियल पे मेरे ख्याल से अब कैसे करता है वो देखो और इसके ऊपर क्वेश्चन देखो अब न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर सबसे पहले R is directly proportional to लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी लेंथ बढ़ाने से करंट बढ़ेगा या घटेगा कम होगा क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कब होगा करंट किसका एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब अब एरिया तो ये भी एरिया हो सकता है देखो एरिया तो ये भी हो सकता है हम इस एरिया की बात करें क्रॉस सेक्शन इस एरिया की बात इस पूरे एरिया की नहीं प्रॉब्लम क्या है सही है अभी प्रॉब्लम है क्या रिमूव करना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन और इसके लिए क्या यूज करते हैं ये रो क्या है आपका स्पेसिफिक क्लियर इसके आगे कुछ लिख लीजिए Rho is independent of length and area. It depends on ये किस पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से मटेरियल ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता किस पे डिपेंड करना है पूरी तरीके से अच्छा क्लियर चार्ज कर दी रेजिस्टिविटी मटेरियल की एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है जिससे वो करंट को अपोज करता है वो कुछ ऐसे जैसे समझो इस तरह से एक एनालॉजी समझाऊं कुछ मान लो आप एक टनल के अंदर में दौड़ रहे हो सिंपल एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल टनल समझ लो नॉर्मल टनल टनल चाहे बड़ी हो साइज में टनल चाहे छोटी हो साइज में नॉर्मल टनल ठीक है मूवीज में देखो टनल डायरेक्ट टनल में दौड़ रहे होते हैं लोग पानी के अंदर नाले के अंदर टनल सूखी पड़ी है टनल अगर सूखी पड़ी हुई है आपके लिए जूते पहन के दौड़ना मुश्किल नहीं होगा बहुत तेजी से दौड़ना कंक्रीट की टनल अगर इसी कंक्रीट की टनल के अंदर बहुत सारी रेत डाल दी जाए रेत सैंड अब
फर्क ही नहीं पड़ता टनल कितनी लंबी है, आपके लिए दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? वो प्रॉपर्टी टनल की नहीं थी, वो प्रॉपर्टी लेंथ और एरिया की नहीं थी, वो प्रॉपर्टी किसकी थी? मटेरियल की। तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप जो दौड़ रहे थे आप इलेक्ट्रॉन थे, आप जितनी जल्दी जाएंगे करंट का फ्लो उतना ही तेज होगा। अगर आपका फ्लो ही रुक रहा है तो करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टर्स होता है उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होती है और जो इंसुलेटर्स होता है उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा। फिर उतारिए इसे, उतारिए इसे, रब करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, चेंज इन रेजिस्टेंस बताना है। अगर हमें कंडक्टर का लेंथ को क्या कर दे, डबल कर दे और एरिया को कर दे आधा कर दे, तब क्या होगा? आराम से क्वेश्चन लो, 2-3 मिनट लो, सॉल्व करो इसे। अब इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास? रेजिस्टेंस का चेंज बताना था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? या तो रेजिस्टेंस का चेंज पूछ लेगा या रेजिस्टेंस का चेंज कितना पूछ लेगा? परसेंटेज। क्लियर? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू L को अलग के A को A रख के दूसरा निकालते हैं। इस L हो गया डबल, एरिया हो गया हाफ। ये किसके इक्वल आ गया? तो R डैश कितना हो गया बेटा आपका? कितना हो गया R डैश? जो आपका नया वाला रेजिस्टेंस है पहले वाले के मुकाबले में कितना ज्यादा है? 4। तारिया से तो ये तो क्वेश्चन और देखिए। रब करो क्वेश्चन, रब करो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। रख लो, आप आ गया और ये यूज होगा, सॉल्व कीजिए। मिलीमीटर में से बदलना है, मीटर में से बदलना है,
मीटर को मीटर भी रखना है। ये क्या खेल हुआ? मिलीमीटर को मीटर में, मीटर को मीटर में मिलीमीटर चलता रहेगा। सी मिलीमीटर को मीटर में, मीटर को मीटर में ही रहने देना। कैसे करते हैं? एक मिलीमीटर से मीटर में भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। देखना पड़ेगा कि तुम आंसर ही बता रैंडम ही दिया बता दिया। सॉल्व करें से आर रो निकालना है। आर कितना है 2, ए कितना है निकालना पड़ेगा। ये क्या आपका एरिया, काम ही खत्म कर दिया मैंने। रेडियस में देखिए सीधा क्या दे दिया एरिया। एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पे क्या लगाना चाहिए था तो नीचे क्या होता है इसलिए क्या बचा मीटर स्क्वायर। ये क्या आपके पास ओम, ये क्या है मीटर स्क्वायर, ये क्या है मीटर, तो क्या हो जाएगा ओम। क्लियर? एक और क्वेश्चन दूं, पिछले वाले की तरह दे रहा हूं सेम टू सेम, लेकिन इसका एक मटेरियल है अलग से। ठीक है, रब करूं कैलकुलेट कांस्टेंट वायर के अंदर राइट नाइट्रो कर if we increase its length twice and area by लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया दूना और एरिया को भी दूना कर दिया, अब क्या चेंज होगा? कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, शाबाश, पकड़ लिया बच्चों ने। अब भी कहीं पकड़ नहीं पाई, क्या गड़बड़ हुई इसके अंदर, क्या गड़बड़ है? एरिया भी कर दिया। हाँ एरिया भी कर दिया हमने और लेंथ भी कर दिया हमने, तो दोनों क्या अलग दूसरे से किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िए। R is equal to रो। अरे भैया ये क्या है? रेसिस्टिविटी क्या होती है? तो रो पे फर्क पड़ता है लेंथ एरिया कुछ भी तो कोई भी चेंज होगा तो 2 डबल फुट क्या रहेगा? क्या होगा आंसर इसका? बिकॉज रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। वर्ड पे ध्यान दो, अगर यहां लिखा होता तब होता, मगर यहां क्या लिखा हुआ है? रेसिस्टिविटी। कहां फंसोगे? 1 मार्कर में फंसोगे, वहां पे ऐसे कुछ करेगा। देखिए आप लिख लो आंसर इसका। एक और क्वेश्चन दूं, ये समझिए आप, दोनों में
पहले वाले क्वेश्चन में और तीसरे वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है दोनों में? और इसमें क्या है? वर्ड का अंतर है। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करता? रेजिस्टेंस डिपेंड। लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं क्वेश्चंस के और एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे आते हैं। उदाहरण लिखिए इसको। A wire of 10 ohm resistance, a wire, ये क्वेश्चन अच्छा है। सर जेई का ये बेसिक है। क्या फर्क पड़ता है? A wire of 10 ohm resistance is stretched to twice its original length. Stretched to twice, triple time मिला of its original length. What will be its new length? Sorry, new resistivity and resistance. By its volume remain कभी कभी सेम क्वेश्चन, एक फर्क है। निकालनी तो रेसिस्टिविटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, कभी आएगा रेसिस्टिविटी में कोई चेंज है ही नहीं। वो किससे आगे होगे? लो चेंज। चेंज किसमें आएगा? रेजिस्टेंस में आएगा। अब पता प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? सब कुछ सही था जब तक ये लाइन ना। अब कृपया लेके ध्यान से समझिए, ठीक है? जब भी एक बहुत महंगा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो आजकल डूब रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, एनाकेडमी नाम नहीं लूंगा ना। जब उसका ब्लू कलर का है, ठीक है? जब उनके टीचर्स का इंटरव्यू होता है ना, जो न्यू टीचर ज्वाइन कर रहे होते हैं वो यही क्वेश्चन देते हैं हर किसी को। जब भी वो टीचर का इंटरव्यू होता है टीचर के लिए, तो उनको एक क्वेश्चन देते हैं कि 10th क्लास के लिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो टीचर से ज्यादा पता है हिसाब किताब क्या होता है? जो मतलब ध्यान दिया होगा वो इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने में पता क्या होगा? अभी आपके दिमाग में एक सेट बैठेगा, एरिया में तो कुछ चेंज किया नहीं है, तो अब तुरंत ही क्या बोल दोगे कि जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले के कितने टाइम है? 3 टाइम। क्या है प्रॉब्लम? पता है क्या गलत है? जब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से सोचिएगा। अगर मेरे पास कोई सामान है, अगर मैं इसकी लेंथ को खींच दूं तो क्या इसका एरिया सेम रह जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एरिया। आप एक सिंपल रबड़ को सोच लो यार, एक इतनी बड़ी गोल सी रबड़ है, अगर उसे खींच दूं ऐसे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? लॉजिक है, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसा कहीं पढ़ा था सॉलिड स्टेट्स सॉलिड मटेरियल में पॉइसन रेशियो, याद है? पॉइसन रेशियो। क्लियर? अगर मैं इसकी लेंथ को खींच दूं तो एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब प्रॉब्लम समझो क्या है? जब मैं यहां इसकी लेंथ को खींच रहा हूं तो एरिया ए नहीं रह जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? जीरो कैसे होगा? एरिया तो रहेगा ना, एरिया तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ए ना रह के इसे क्या हो जाएगा? अब हमें वही देखना है कि वो कम होगा कैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो समझिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बहुत सिंपली बता रहा हूं, आप पूरी बॉडी के वॉल्यूम क्या मान लीजिए। पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा?
एरिया इनटू में लेंथ। दूसरे केस में, नए वाले केस में अभी भी वॉल्यूम कितना है, लेकिन लेंथ क्या हो गई है, और एरिया क्या अब ए रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही, क्या मान लेते हैं, एरिया घट चुका है। दोनों में क्या चीज अभी भी कॉमन है, बी कॉमन है, क्या है, दोनों में वॉल्यूम क्या है, सेम। यानी मैं लिख सकता हूं ए एल ए डैश, अब क्या कैंसिल आउट होगा, तेज बोलो, बिल्कुल सही। तो जो नया वाला एरिया है वो पुराने वाले एरिया का, ठीक है, घट गया नहीं, घट गया एरिया। पहले अगर एरिया ए था तो अब क्या हो गया, एरिया 3 गुना, ये इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर कभी भी ये लाइन लिखी हुई दिख जाए, क्या वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, और ये कब आएगा, ये एक मार्क क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये तब आएगा जब पेपर थोड़ा सा लेवल में अच्छा बनेगा, तब ये आएगा कि एरिया क्या हो गया है, कांस्टेंट रखा गया है। अब कहानी सिंपल है, क्या फिर से वहीं पे आ जाओ, यूजुअली क्या था, r इज इक्वल टू, नया क्या होगा, और एरिया क्या होगा बेटा आपका, a बाय कितना हो गया, ये 9, ये ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, 3 2 3 9, ये किसके इक्वल हो गया, कितना गुना हो गया, और पहले कितना होता सिर्फ, अभी समझ में प्रॉब्लम कहां पर है। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो पहले आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और मैं बता दूंगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक ही चीज इंक्रीज होती है, वो क्या होती है, लेंथ इंक्रीज होता है, एरिया के साथ छेड़खानी वो नहीं करते। दोबारा देखो, पहले नॉर्मल का लोगे, फिर चेंज वाला लोगे, दोनों में क्या चीज कांस्टेंट है, दोनों को इक्वल रखोगे, आमतौर पे लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, नया वाला एरिया आपने यहाँ पे सेट किया और आपके पास ये आंसर क्लियर है। उतार लीजिए इसे, बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह कंपैरिजन में एक और देखते मांगी रहने दो, और हाँ तुम्हें हम बोले देखो बाद में शुरू कर सकते हो। तुम्हें क्या सभी को साइड करता हूँ, इसी में किसी को पढ़ो, यस सर, ठीक है, सोचो एक मिनट, अभी बोल दो।